डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी फाइनल में अपन पढ़ रहे थे, तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल के बारे में, ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे। तो इसके लिए अपन देखें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसके दो ट्रांस लिगेंड को हटा दिया जाए। तो उनको हटाने के बाद जो ज्योमेट्री प्राप्त होगी वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यदि जेड एक्सिस के ऊपर स्थित लिगेंडों को अष्टफलकीय संकुल से हटा दें तो जो प्राप्त स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा वो एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। तो ऐसी ज्योमेट्री में वे कक्षक जो जेड एक्सिस के स्थित होते हैं या जेड एक्सिस के अवयव होते हैं, जैसे डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इनके ऊपर लिगेंड का प्रतिकर्षण कम हो जाता है क्योंकि जेड एक्सिस को अपन ने यहाँ से हटा दिया है। इसके विपरीत जिनमें जेड एक्सिस नहीं पाया जाता है, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, उनके ऊपर प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण जिनमें जेड एक्सिस नहीं है उनकी ऊर्जा तो अधिक हो जाती है और जिनके अंदर जेड एक्सिस के अवयव होते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार T2G और EG जो हैं उनकी डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जब अपन ने बात की थी तो वहाँ तो देखा था अपन ने कि जो D हैं उनकी डीजेनरेसी समाप्त होती है, जबकि स्क्वायर प्लेनर में D की जनरेसी समाप्त होकर तो T2G और EG बन जाते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में EG और T2G की भी डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है, अर्थात EG भी आगे और डिवाइड हो जाता है और T2G भी डिवाइड हो जाता है। तो EG में अपन ने देखा कि दो तरह के कक्षक होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड में तो क्या है, अपने जेड फैक्टर है, तो डी जेड की ऊर्जा तो कम हो जाएगी, तो वो तो बनेगा निम्न ऊर्जा स्तर वाला, उसको तो बोलेंगे अपन A1G। और T2 जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उनके अंदर जेड फैक्टर नहीं पाया जाता है तो उसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं B1G से। इस तरह T2G EG दो स्तर में डिवाइड हो गया, B1G और A1G। B1G रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को और A1G रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी जेड स्क्वायर को। तो देखो जैसे अपन डायग्राम में देखें तो EG पहले T2G और EG हैं, इनको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है। तो EG का जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पार्ट है इसकी ऊर्जा तो अधिक हो गई और डी जेड स्क्वायर इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसी तरह से T2G भी दो ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जेड एक्सिस जिसमें नहीं पाया जाता है वो फैक्टर तो है डी एक्स वाई, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन B2G से। तो इसकी ऊर्जा तो देखो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जिनमें डी जेड फैक्टर है डी एक्स जेड और डी वाई जेड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे EG से, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। इस तरह से T2G और EG दोनों की डीजेनरेसी इसमें समाप्त हो जाती है और दो आगे चल के और अधिक ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। तो अब इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है उनको अपन केवल डेल्टा से दर्शाते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल में अपन ने दर्शाया डेल्टा O से, टेट्राहेड्रल में डेल्टा T से, तो इसमें अपन केवल डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो जैसा अपन ने डायग्राम बनाया है, ये अष्टफलकीय में दो भागों में डिवाइड हुए EG और T2G, ये इनके बीच की ट्रांजिशन स्टेट है और दोनों लिगेंडों के बीच हटाने के बाद ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस देखते हैं वो B2G और A1G, इन दोनों के बीच ऊर्जा अंतर को डेल्टा से, ये अंतर जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब देखें अपन कि वास्तव में वर्ग समतलीय संकुल कब बनेंगे। तो वास्तव में तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं और उनके असफल प्रयास में, अर्थात जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहे हैं उनके असफल प्रयास में वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण होता है। तो वर्ग समतलीय संकुलों के निर्माण के लिए हमेशा D8 सामान्यतः या जनरली जब D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो
और धातु आयन के संपर्क में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, उस कंडीशन में वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अर्थात वर्ग समतलीय संकुल वास्तव में परिस्थितियों या कंडीशन के कारण बनते हैं, अर्थात अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्ग समतलीय संकुल बन जाते हैं। देखो इसको अपन आगे समझें कि मान लीजिए किसी धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 है, तो D8 होने पर उसके संपर्क में चाहे वीक लिगेंड आए या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में जाते हैं और शेष 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, EG कक्षक के अंदर जाते हैं। EG कक्षकों में एक कक्षक कौन सा है, DZ² और दूसरा है DX²Y², तो जिसमें DZ² में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंडों के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि Z एक्सिस के संपर्क में कितने आएंगे, 2 लिगेंड, जबकि दूसरा जो EG है DX²Y², जिसको यहाँ अपन लिख रहे हैं DX²Y², इसमें उपस्थित एक युग्मित इलेक्ट्रॉन के संपर्क में कितने आएंगे, 4 लिगेंड। अतः DX²Y² के इलेक्ट्रॉन तो 4 लिगेंड द्वारा प्रतिकर्षित होगा, जबकि DZ² का 2 लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। तो DX²Y² में 4 लिगेंडों से प्रतिकर्षण होने के कारण इसकी जो ऊर्जा का मान है वो DZ² से बहुत अधिक हो जाता है। परंतु यदि लिगेंड दुर्बल हों तो दुर्बल लिगेंड होने पर यह ऊर्जा अंतर इतना प्रभावी नहीं हो पाता है, परंतु स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर ऊर्जा अंतर इतना अधिक हो जाता है कि इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए ऊर्जा का मान वो है आवश्यक युग्मन या पेयरिंग के लिए जो ऊर्जा का मान है वो बहुत अधिक हो जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर किस में रह जाते हैं, DZ² में कक्षक में रह जाते हैं, अर्थात वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दोनों का ऊर्जा अंतर क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन किस में रह जाएंगे, DZ² में, और DX² कक्षक क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। अब DX²Y² कक्षक रिक्त या वेकेंट रहने के कारण 4 लिगेंड आएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं DX²Y² कक्षक है वो X और Y कक्षक के ऊपर, एक्सिस के ऊपर इनके लोब रहते हैं। तो 4 लिगेंड आएंगे, तो 2x पर आएंगे, 2y पर, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं +x, -x, +y और -y, इन एक्सिस की ओर से इनके संपर्क में आते हैं। तो परंतु जो Z एक्सिस है इसके ऊपर पहुंच करने वाले लिगेंड अधिक प्रतिकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन DZ में है, जबकि DX² कक्षक क्या है, रिक्त है, इसलिए DZ में प्रतिकर्षण अधिक होगा और DX² में प्रतिकर्षण कम होगा। तो कम होने के कारण जो 4 लिगेंड हैं वो वर्ग समतलीय आकार में धातु आयन के साथ बंध बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए वो आकर आसानी से जुड़ जाते हैं। जबकि DZ² कक्षक में प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण वो धातु आयन के साथ बंध नहीं बनाते हैं। इस प्रकार बनना तो कौन सा कॉम्प्लेक्स था, अष्टफलकीय, क्योंकि 4 लिगेंड तो जुड़ते x और y पर, +x, -x, +y और -y पर, और 2 लिगेंड जुड़ते +z और -z पर। परंतु Z एक्सिस में प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण वहाँ लिगेंड नहीं जुड़ पाते हैं, केवल क्या जुड़ते हैं, 4 लिगेंड जुड़ते हैं। इस प्रकार अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसका उदाहरण देते हैं अपन NiCN4 का 2-, इसका D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसके द्वारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। अब बात करें अपन, देखो डायग्राम ये जो बना रखा है, इसका कंपैरिजन करने के लिए डायग्राम यहाँ पर बनाया है एक। तो देखो ये तो बनाया दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में D8 विन्यास की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के लिए बना रखा है। ये 5 D हैं, जिसमें T2G और EG में ये डिवाइड हो गया है। तो जब दुर्बल अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इनके बीच डिफरेंस कम होगा, तो 6 लिगेंड तो आ गए T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, EG में। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं अपन, तो देखो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है, DX²Y² और DZ²। तो इलेक्ट्रॉन दोनों किस में, DZ² में और DX² में। Y² विन्यास क्या रहता है, वो कक्षक वेकेंट रहता है। इस प्रकार से अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं। देखो इसके लिए 2 नोट लगाकर मैंने लिखे हैं कि और कब
वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं? तो देखो D8 विन्यास वाले भारी एवं उच्च आवेश वाले धातु, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटिनम, Au, अर्थात ये निष्क्रिय मेटल हैं जिनको नोबल मेटल बोलते हैं। ये दुर्बल लिगेंड के साथ भी वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर डेल्टा का मान बहुत अधिक होता है। दूसरा दिया अपन ने कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में D4 विन्यास वाले आयन भी वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। इस तरह से वर्ग समतलीय संकुलों में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं। थैंक यू।